नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। आप देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, जिससे किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं सिंधु सभ्यता का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। देखिए, पार्ट 1 में आपको सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण पुरास्थल अर्थात साइट्स की जानकारी दी गई, जबकि सिंधु सभ्यता के पार्ट 2 वीडियो में आपके लिए उसके महत्वपूर्ण नाम, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा, लिपि इत्यादि के बारे में आपको बताया गया। अब होगा ये सिंधु सभ्यता का पार्ट 3, जिसमें आपको सभी प्रकार की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक विशेषताएं। देखिए, किसी भी सभ्यता की जानकारी के लिए हम विशेष तौर से 4 प्रकार का अध्ययन करते हैं, जिसमें उसके धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषताओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। इसी प्रकार से हम सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम सर्वप्रथम धार्मिक विशेषताओं को विस्तार से समझेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में ही सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का प्रारंभ किया गया, जैसे मातृ देवी की पूजा, पशुपति शिव की पूजा, नर पूजा, नाग पूजा। पशु पूजा में ये एक श्रृंगी पशु और कुबड़ वाला वृषभ की पूजा करते थे। पक्षियों की पूजा करते थे, जिसमें एक कबूतर की तरह दिखने वाला फाख्ता पक्षी हुआ करता था। सरता और सागरों की पूजा करते थे। हम बात करें मातृ देवी की पूजा का जो पहली बार स्वरूप देखने को मिलेगा, वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिलेगा। जैसे ये एक मूर्ति है जिसमें माता देवी की प्रतिमा को दिखाया गया है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त की गई है। पशुपति शिव की पूजा का सबसे अच्छा प्रमाण है कि हड़प्पा कालीन मोहरों पर बने हुए पशुपति का चित्र। आप देखिए, ये एक पशुपति का चित्र बना हुआ है, जिसमें कई सारे चारों तरफ जानवर और आकृतियां बनी हुई हैं। हम बात करें, ये मनुष्यों की भी पूजा करते थे, नाग इत्यादि की सभी पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, सागरों की भी पूजा करते थे। अनेक प्रकार के प्रतीक चिन्हों का भी ये वर्शिप में यूज किया करते थे, जैसे स्वास्तिक चिन्ह की पूजा, लिंग और योनि की भी वर्शिप किया करते थे। ओके, हम बात करें, सिंधु सभ्यता के लोग अंधविश्वासी थे, यानी कि ये भूत प्रेत, जादू टोना इत्यादि में बिलीव करते थे। वे धार्मिक अनुष्ठान के लिए अग्निकुंड तथा अग्निकुंड तथा अग्निवेदिकाओं का प्रयोग करते थे, लेकिन पूजा के लिए मंदिरों का प्रयोग नहीं किया जाता था। अब देखिए, यहां समझेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः प्रकृति की पूजा की जा रही है। प्रकृति की नेचुरल वर्शिप है, और नेचुरल वर्शिप के अंतर्गत उनके द्वारा अनेक प्रकार की चीजों को पूजा जा रहा है, लेकिन ये पूजा के लिए टेम्पल्स यानी कि मंदिरों का प्रयोग नहीं करते थे। तो इस बात को महत्वपूर्ण एक पॉइंट है ये इस बात का कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी प्रकार का कोई टेम्पल का एविडेंस नहीं मिला। अच्छा, एक डाउटफुल टेम्पल एविडेंस मिलता है, जो कि अफगानिस्तान के मुंडी गाग से मिलता है, लेकिन वो खिलौना एक मंदिर की तरह जैसा दिख रहा है। वो मंदिर कह नहीं सकते, क्योंकि पूरी सिविलाइजेशन में मंदिर के साक्ष्य कहीं और से भी प्राप्त नहीं हुए थे। इस आधार पर हम नहीं कहेंगे कि इंडस सिविलाइजेशन के लोग टेम्पल वर्शिप भी किया करते थे। सोशल फीचर्स में देखते हैं जरा, तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। इस बात का प्रमाण वहां से खुदाई के दौरान प्राप्त अनेक नारी की मूर्तियों से मिलता है, यानी कि जब खुदाई की गई थी तो अनेक प्रकार की मिट्टी, पत्थर और मोहरों से बने हुई, ठीक है ना, मातृ देवी की प्रतिमा मिले थे। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि परिवार में जो मुखिया हुआ करता था, या जिसका सबसे ज्यादा हम सम्मान की बात करें, वो माता का हुआ करता था। इसलिए परिवार का जो स्वरूप है, जो नेचर ऑफ फैमिली है, वो कैसा है, मैट्रियार्कल है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत का समाज या परिवार पितृसत्तात्मक हो गया। उसके बाद भारत का समाज कैसा हो गया, पैट्रियार्कल। यानी कि इंडस सिविलाइजेशन के बाद टॉपिक आता है वैदिक कल्चर का। तो वैदिक कल्चर से लेकर और मॉडर्न इंडिया तक भारत की जो नेचर ऑफ सोसाइटी रही थी, वो कैसी है, पैट्रियार्कल रही है। यानी कि उसके बाद कभी भी भारत का समाज मात्र सत्तात्मक नहीं रहा। समाज में व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। यह समाज जो था वो व्यापारी वर्ग, पुरोहित, शिल्पकार और श्रमिक 4 प्रकार के वर्गों में विभाजित था। ओके, व्यापारी वर्ग सबसे धनी हुआ करता था, पुरोहित एक सम्मानित वर्ग हुआ करता था, शिल्पकार और श्रमिक जो है वो
कामगारों में आता था। मछली पकड़ना, शिकार करना, पासा खेलना इत्यादि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। समाज में स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आभूषणों के शौकीन थे, यानी कि कह सकते हैं हम मेल और फीमेल दोनों ही सोसाइटी में ज्वेलरी बहुत शौक से पहना करते थे, जिसमें धनी वर्ग यानी कि जो रिच लोग होते थे वो सोना, चांदी, हाथी दांत से बने आभूषण पहनते थे, जबकि जो लो क्लास के लोग होते थे, निम्न वर्ग के लोग होते थे, वे तांबा, हड्डी, टेराकोटा से बने हुए आभूषणों का प्रयोग करते थे। आइए सिंधु घाटी सभ्यता में वास्तुकला का विकास देखते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका नगर नियोजन होना मानी जाती है, और उसकी बेहतरीन जल निकासी उसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। तो जब भी अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि इंपोर्टेंट फीचर्स इज कंसिडर्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो क्वेश्चन का आंसर अगर ऑप्शन में नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग है, तो इसी को सबसे पहले चूज करेंगे। यानी कि इस सिविलाइजेशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका नगर नियोजन होना और बेहतरीन जल निकासी का होना माना जाता है। अब देखिए, नगर नियोजन का मतलब है कि भारतीय इतिहास में पहला नगरीकरण यानी कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो शुरू होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू होता है, जिसकी वास्तुकला के अंतर्गत स्नानागार यानी कि नगर नियोजन होने के जो प्रमाण हैं वो किस आधार पर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्नानागार, अन्नागार, गोदीबाड़ा, ठीक है ना, जो बंदरगाह टाइप था, दुर्ग यानी कि किला और अनेक प्रकार के मकान इत्यादि महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें मकान तथा सड़कें पक्की ईंटों से निर्मित हुआ करते थे, जो ग्रिड पद्धति पर आधारित हुआ करते थे। यानी कि जो मकान यानी कि जो शहर हुआ करते थे वो ग्रिड सिस्टम पर होते थे। ग्रिड सिस्टम का मतलब इस तरीके से, जैसे जाल होता है ना, ऐसे करके रास्ता हुआ करती थी, और ये रास्ता एक दूसरे को राइट एंगल समकोण पर काटते थे। ओके, और इसके किनारे किनारे ऐसे घर होते थे बसे हुए, ठीक है ना। और सिंधु सभ्यता में मकान के मुख्य दरवाजे यानी कि जो उनका जो फ्रंट डोर होता था वो हाउस के पीछे की ओर ओपन होता था, यानी कि इनका किसी प्रकार का फ्रंट डोर सड़क पर ओपन नहीं होता था। और सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पर क्रॉस करती थी, सड़कें पक्की हुआ करती थी, और सभी चौराहे कैसे थे, इस तरीके से समकोण पर एक दूसरे को क्रॉस करते थे, ठीक है। मकान और सड़क के बीच में, मकान और सड़क के किनारे से पक्की नालियां हुआ करती थी। यह नालियां ऊपर से ढकी हुई हुआ करती थी। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये नालियां हुआ करती थी और इनके ऊपर से किसी न किसी प्रकार से इनको ढक दिया जाता था, ताकि मतलब जो पानी या जो गंदा पानी वगैरह है वो बाहर नहीं हो आए। आइए सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था व्यापार, उद्योग, कृषि तथा पशुपालन पर आधारित थी, लेकिन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार व्यापार था, और व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, लेकिन वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं किया जाता था। यानी कि हम कह सकते हैं, देखिए, व्यापार इज मेन बेस ऑफ ट्रेड, हम सॉरी मेन बेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम बात करें खास तौर से देखा जाए, इनकी जो इकोनॉमी का जो सबसे इंपोर्टेंट बेस माना गया, जो मेन बेस माना गया था, वो माना गया था ट्रेड। ये विदेशों से ट्रेड करते थे, और ट्रेड में जो जो अपना जो वस्तुएं लेके जाते थे उनको ये खरीदना बेचना नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, एक पर्सन है जो इस पर्सन के यहाँ अपना ट्रेड लेकर गया है, तो ये क्या करता था, इसको अपनी वस्तुएं देता था, और इस वस्तु के बदले में ये इससे वस्तुएं ले लेता था, यानी कि एक्सचेंज करते थे। यानी कि किसी प्रकार की खरीदने बेचने का काम नहीं होता था। जब खरीदना बेचना नहीं होगा तो मुद्रा यानी कि हम बात करें कॉइन्स, कॉइन्स का प्रचलन नहीं था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्के यूज नहीं होते थे, ठीक है ना। अब बहुत सारी जगह लिखा है कि मोहर, तो मोहरें जो होती थी वो पहचान के लिए यूज किया थी। जैसे मान लिया जो धनी धनी व्यापारी होते थे ना, बड़े बड़े व्यापारी होते थे, वो व्यापार करने जाते थे, तो वो अपनी नाप में जो छोटे छोटे व्यापारी होते थे उनका सामान भी रख के ले जाते थे बेचने के लिए। अब कौन से व्यापारी का क्या सामान है इसकी पहचान कैसे हो, तो हर एक छोटा व्यापारी इस सामान में पहचान के लिए क्या लगा देता था, सील लगा देता था, अपनी अपनी पहचान के लिए सील। उसी सील को हिंदी में कहते हैं मोहर, ठीक है ना। अब जब वो व्यापारी दूसरी सभ्यता में जाके इस सामान को बेचेगा
तो क्या करता था, इस मोहर को इस सामान से निकाल लिया और ये सामान उसको बेच दिया, उसके बदले में जो सामान लेता था उसमें ये सील लगा देता था, ताकि जब वापस आएगा तो वो व्यापारी अपनी सील को पहचान कर सामान को प्राप्त कर सके। ठीक है ना। तो ये व्यवस्था हुआ करती थी, इसको बोलेंगे हम वस्तु विनिमय प्रणाली। ओके। सिंधु सभ्यता के लोग विदेशों से व्यापार करते थे। इनका जो व्यापार था वो विदेशों से होता था, यानी आंतरिक व्यापार ये नहीं करते थे, इंटरनली ट्रेड रिलेशन का नहीं था, बल्कि फॉरेन कंट्रीज से था, जिसमें उनका पश्चिमोत्तर देशों के साथ तो व्यापारिक संबंध था, लेकिन दक्षिण पूर्वी देशों से कोई ट्रेड रिलेशन ना। अब जैसे हम बात करें खासतौर से, जैसे ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है ना, ये है हमारा इंडिया, तो इनका जो ट्रेड रिलेशन था वो इस वाले क्षेत्र से था, यानी कि कह सकते हैं हम खासतौर से ये वाला जो क्षेत्र आएगा भाई, ये मान लिया ऊपर नॉर्थ, ठीक है ना, और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन, यानी कि इस वाले क्षेत्र से नॉर्थ वेस्ट रीजन में तो इनका ट्रेड रिलेशन था, लेकिन इनका इस वाले रीजन में कोई ट्रेड रिलेशन नहीं था। जैसे हम बात करें बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, हम बात करें थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन कंट्री से इनका कोई रिलेशन नहीं था। अब इंडस सिविलाइजेशन का सबसे ज्यादा जो व्यापार होता था, यानी कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक घनिष्ठ व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ था, यानी कि ईरान में जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी दजला फरात नदी किनारे, यहां से सबसे ज्यादा व्यापार होता था। वे विदेशों से व्यापार के लिए जल व थल दोनों मार्गों का प्रयोग करते थे, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन के लोग वाटर रूट और लैंड रूट दोनों का ही यूज करते थे। ओके। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः आभूषणों का व्यापार करते थे, और व्यापार में ये मेनली ज्वेलरी को ट्रेड में यूज करते थे, जिसमें इनके द्वारा सोने, चांदी, तांबा, हाथी दांत, कीमती पत्थरों से निर्मित आभूषणों का ये व्यापार किया करते थे। आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता में कृषि का विकास। देखिए, सिंधु सभ्यता में कृषि का उत्पादन अधिशेष था। अधिशेष का मतलब है ये जितना खाने भर के लिए उत्पादन करते थे उससे भी अधिक इनको, मतलब जो है उत्पादन में ये फसलों का प्रयोग करते थे। जैसे मान लिया, एक होता है, दो प्रकार की इकोनॉमिक होती है, एक होती है सरप्लस इकोनॉमी की, एक होती है सस्टेन इकोनॉमी की। तो ये सरप्लस इकोनॉमी की का हिस्सा है, यानी कि खाने भर के लिए से भी ज्यादा खाना, जितने में ये एक साल का जितना ये उत्पादन करते थे खाने भर के लिए, उससे भी ज्यादा इनका कृषि में उत्पादन होता था। तो उस, यानी कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना क्या कहलाता है, अधिशेष। आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना क्या कहलाता है, अधिशेष। एक होता है कि केवल आवश्यकता भर के लिए उत्पादन करना, कि एक साल में हमारा इतना खाना पीना आराम से हो जाएगा इस फसल में, तो उसे बोलते हैं सस्टेन। लेकिन अगर हम बात करें कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना हो, तो उसको हम कहेंगे सरप्लस। तो कृषि में इनके द्वारा 9 प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता था, जो यहाँ की खुदाई से प्रमाण मिलते हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, बाजरा, मटर, तिल, धान और कपास। अब इसमें इनके सबसे ज्यादा जो फसल का जो उत्पादन होता था, यानी कि मुख्य कृषि जो होती थी वो जौ और गेहूं की होती थी, जिसमें जौ के सबसे अच्छे एविडेंस जो मिले थे वो हरियाणा की बनावली से प्राप्त हुए, और गेहूं के सबसे ज्यादा प्रमाण जो मिले वो हड़प्पा से मिले हैं। जबकि धान, चावल, बाजरा, इनके एविडेंस लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं, जो गुजरात में है। जबकि मटर, तिल, चना और सरसों, ये चारों एविडेंस जो मिले हैं वो कालीबंगा राजस्थान से। देखिए कालीबंगा में जैसे हम बात करें चना और सरसों, चना और सरसों को, चना जो होती है वो दलहन फसल है, सरसों जो होती है तिलहन फसल है। दलहन फसल को कहते हैं रागी, ठीक है ना, और सरस मतलब तिलहन फसल को कहते हैं कुल्थी। ओके। तो रागी और कुल्थी, यानी कि तिलहन और दलहन फसलों के संयुक्त प्रमाण मिलते हैं राजस्थान में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के कालीबंगा से। ओके। जबकि कपास का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में किया था। तो सिंध प्रांत में कपास का उत्पादन करने के कारण इस सभ्यता को सिंडन सभ्यता भी कहा जाने लगा। इस सभ्यता को सिंडन सभ्यता भी कहा जाने लगा। ओके। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की बात, यानी डिक्लाइन का। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था, वो 1800 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था, यानी कि इस सभ्यता के बहुत सारे नगर का जो पतन शुरू हो गया वो 1800 ईसा पूर्व से शुरू हो गया था। और इसका प्रमाण किस आधार पर मिलता है, क्योंकि ये जो है मेसोपोटामिया जाते थे व्यापार करने, तो मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता
की जानकारी जो मिलती है मेसोपोटामिया के लिटरेचर में, यानी इतिहास में जो जानकारी मिलती है इंडस सिविलाइजेशन की, वो केवल 1900 ईसा पूर्व तक की ही मिलती है, यानी कि 1900 ईसा पूर्व तक की ही मिलती है। और ये लोग सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहते थे। तो यानी कि सीधी सी बात है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के साहित्य में 1900 ईसा पूर्व के अंत तक मेलुहा का वर्णन नहीं मिलता है, और इनका उसके बाद से डिक्लाइन शुरू हो गया, और डिक्लाइन होते होते 1750 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों का पूर्णतः पतन हो गया। अब पतन किस कारण हुआ, इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी रहती है, इस पर बहुत सारे अलग अलग हम बात करें इतिहासकारों के मत हैं। तो इसमें हम पतन के आधार को दो आधार पे देखेंगे, एक तो मानवीय कारण और प्राकृतिक कारण। मानवीय कारण में जो सबसे पहला माना जाता है वो आर्थिक कारण माना जाता है। आर्थिक कारण का मतलब है इनके व्यापार वाणिज्य में आई कमी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो मेन अर्थ मतलब जो है इकोनॉमिक का जो बेस है वो क्या थी, व्यापार बिजनेस। और ये माना गया कि इनका व्यापार बिजनेस ही घाटे में चला गया, जिस कारण ये लोग इस क्षेत्र को छोड़कर चले गए। दूसरा बड़ा कारण माना जाता है इनका आर्यों का आगमन, आर्यों का आगमन। और ये किसने माना था, मार्टिन व्हीलर ने। देखिए इन्होंने बताया कि जैसे ये रहा भारत, ठीक है ना, और इधर है ईरान, ठीक है ना, और यहां से आए थे आर्य, और सिंधु नदी ये रही, और यहाँ पर थी सिंधु सभ्यता, यहाँ पर क्या थी, सिंधु सभ्यता। और आर्य जो थे वो शस्त्र और शास्त्र यानी कि लड़ाकू थे, आर्य बहुत ज्यादा लड़ाकू थे, और इनकी अच्छी घुड़सवारी और तलवार, यानी कि ये घुड़सवारी पर तलवार धनुष लेकर चलते थे, ठीक है ना। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लड़ना नहीं जानते थे, यानी कि लड़ना नहीं जानते थे। इस बात का प्रमाण इस आधार पर मिलता है कि ना तो सिंधु घाटी सभ्यता में कोई धनुष तीर, कोई धनुष मिला, ना ही कोई तीर मिला, ना ही कोई चाकू मिला, ना ही कोई तलवार मिली, ठीक है ना, हम बात करें, और ना ही रथ मिला, ठीक है ना, और ना ही राजा का प्रमाण मिलता है, ना सेना का प्रमाण मिलता है, ठीक है ना। तो धनुष तीर तलवार चाकू रथ राजा सेना ये सब कुछ नहीं था, यानी कि ये लोग लड़ना नहीं जानते, ये अपने व्यापार बिजनेस में व्यस्त रहते, ठीक है ना। अब आर्य थे बहुत ज्यादा लड़ाकू, तो माना गया कि आर्य, दूसरी चीज ये है कि आर्यों का जो जो आधार था, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो था पशुपालन। क्या था, पशुपालन और कृषि। तो पशुपालन और कृषि उसी क्षेत्र में ज्यादा होगा जहां पर नदियां अधिक होंगी। अब सिंधु और इसकी सहायक नदियां, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, तो आर्य जो है यहीं आकर बसने लगे, और ये लड़ाकू भी थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने माना गया कि इन्होंने इनका विरोध किया, लेकिन आर्यों की बात ये समझ में नहीं आई, और आर्यों से इनकी फाइट हो गई, जिससे ये आर्यों से डरकर सिंधु सभ्यता के लोग इस प्लेस को छोड़कर भाग गए। तो दूसरा बड़ा बड़ा कारण आर्यों का आगमन माना जाता है। तीसरा है जनसंख्या का दबाव, कि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई थी, जिस कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, ठीक है ना, और वो इस डेंसिटी को नहीं चाहते थे इसमें अपना जीवन व्यतीत करना, जिस कारण वो इस प्लेस को छोड़कर चले गए, ठीक है ना। अब दूसरा बड़ा कारण जो है बच्चों वो माना जाता है प्राकृतिक कारण, नेचुरल रीजन। देखिए नेचुरल रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजिंग, ठीक है ना। और ये किसने माना क्लाइमेट चेंजिंग, ऑरेल स्टाइन ने। देखिए हम बात करें 2018 में कानपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना गया था, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। जब भी कंपटीशन में क्वेश्चन अगर आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक सबसे अच्छा उदाहरण क्या है या मुख्य कारण क्या है, तो अगर ऑप्शन में जलवायु परिवर्तन है तो इसको लगाइए, अगर ये नहीं है ऑप्शन में बाढ़ का आना है तो इसको लगाइए, ठीक है ना। ये दो सबसे मेन रीजन माने जाते हैं डिक्लाइन के, ठीक है ना। बाढ़ का कारण जो बताया था वो आर एम साहनी ने बताया था। आर एम साहनी ने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इनके द्वारा डैम वगैरह बना लिए थे, ठीक है ना, और जिस कारण क्या हुआ, अचानक बहुत बड़ी बारिश हुई और डैम वगैरह जो टूट गए थे, और उस कारण ये सभ्यता पूरी मिट्टी में दफन हो गई, बाढ़ में बह गई, ठीक है। तीसरा एक माइल्ड कारण माना जाता है सुनामी का आना, ओके, सुनामी का आना। तो स्टूडेंट्स ये था सिंधु घाटी सभ्यता का कंप्लीट टॉपिक। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड दो वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूं, और तीसरा वीडियो है, और इन्हीं तीन वीडियो के साथ पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक कंप्लीट कर दिया गया। आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और मैं फर्स्ट और सेकंड जो सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक का वीडियो लिंक है वो भी इसमें मेंशन करूंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट।